ऑफ यू। 10th गर्ल्स, आज कल आपने पढ़ा था पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और भौगोलिक, प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण के दो प्रभाव पढ़ाए थे हमने, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रभाव हमने आपको कल पढ़ा दिया था और आज पढ़ेंगे आप अप्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है पर्यावरण जो है वो किस तरह से मनुष्य को प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका सामाजिक संगठन पर प्रभाव। सामाजिक संगठन पर प्रभाव। विभिन्न विद्वानों का मत है कि प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण हमारे सामाजिक संगठन को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण में भिन्न भिन्न प्रकार का सामाजिक संगठन विकसित हो जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए एक विद्वान हुए हैं लीफ ले। तो देखिए ये क्या बता रहे हैं, ऐसे पहाड़ी व पठारी देशों में जहां खाद्यान्न की कमी होती है वहां जनसंख्या की वृद्धि अभिशाप मानी जाती है तथा ऐसी विवाह संस्थाएं स्थापित की जाती है जिनसे जनसंख्या में वृद्धि ना हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब कहीं भी कोई पहाड़ी है या पठारी देश है वहां पर अगर खाद्यान्न की कमी होगी तो फिर क्या है, वहां पर जो है जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो तो अभिशाप खुद ही मानी जाएगी। जब उन्हें खाने पीने के लिए ठीक से नहीं मिल पाएगा तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो फिर वहां पर क्या किया जाता है कि कुछ ऐसी विवाह संस्थाएं अपनाई जाती है जिससे जो है जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। तो ऐसे ही वहां पर एक जौनसार भाबर क्षेत्र है जिसमें क्या है, खस जनजाति, एक खस नाम की जनजाति रहती है। तो वहां पर जो विवाह की क्रियाएं होती है वो किस तरह से होती है कि अगर मान लिया किसी के घर में कम से कम 3 या 4-5 भाई हैं तो उन भाइयों की जो है केवल एक ही पत्नी होगी। 5 भाइयों की जो है केवल एक ही लेडी से यानी कि एक लड़की से शादी की जाएगी और ऐसा करने पर क्या होता है, वहां पर इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है। तो ये भी क्या है कि विवाह की आयु, परिवार का आकार प्रकार भी अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर कहीं भी खाद्यान्न की कमी है तो वहां पर अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वो वहां के लोगों के लिए एक अभिशाप बन जाएगी। तो वहां पर क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसी संस्थाएं अपनाई जाएंगी जिससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। जैसा अभी बताया मैंने आपको कि जौनसार भाबर क्षेत्र है वहां पर एक खस नाम की जनजाति रहती है। तो वहां क्या किया जाता है कि अगर किसी के घर में 4 या 5 भी भाई हैं तो उन भाइयों की केवल एक स्त्री से शादी कर दी जाती है। तो जिसके अनुसार क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए अब आपकी दूसरी स्केच आती है समाज की आर्थिक संरचना पर प्रभाव। हाँ भाई, यहाँ देखिए अब समाज की आर्थिक संरचना यानी कि हमारा जो व्यवसाय है ये भी क्या है, हमें प्रभावित करती है। तो देखिए औद्योगिक विकास का घनिष्ठ संबंध प्राकृतिक पर्यावरण से ही होता है। यदि किसी क्षेत्र में खनिजों यानी कि धातुओं अथवा तेल के भंडार होते हैं तो उस क्षेत्र में इनसे संबंधित उद्योग अधिक संख्या में स्थापित किए जाते हैं, यानी कि बहुत संख्या में वहां पर उद्योग स्थापित होने लगते हैं और इस प्रकार के उद्योगों से वहां के निवासियों का आर्थिक जीवन उन्नत हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक साधनों की न्यूनता वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक जीवन प्राय पिछड़ा हुआ ही रहता है और इन्हें क्या है, जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम एवं संघर्ष करना पड़ता है। मान लिया देखो प्रकृति द्वारा कि कहीं का क्षेत्र ऐसा है जहां पर खुद ही
खनिजों की जो है उपलब्धता है, तो वहां पर जैसे धातु है अथवा तेल है, ये चीजें प्रकृति द्वारा खुद ही मिल रही हैं, तो वहाँ के लोगों का तो जीवन खुद ही सफल हो जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर दिए जाएंगे, लेकिन जहाँ पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लोगों को जो है बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी और उनका जो जीवन यापन करने का भी जो तरीका है वो उन्हें बहुत ही कठोर परिश्रम और कार्य संघर्ष करने के बाद ही मिल पाता है, लेकिन उनका जीवन तब भी इतना सफल नहीं हो पाता है। तो इसमें एक साइड वो हुए हैं विद्वान रॉस, वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति समाज के सामान्य लक्षणों को भी निश्चित करती है। तो यहाँ भी क्या है कि प्रकृति या प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का जो प्रभाव है वो अप्रत्यक्ष प्रभाव इन चीजों पर भी डालती है। उसके बाद देखिए तीसरी स्केच आती है आपकी राजनीतिक संगठन पर प्रभाव। हाँ भाई देखिए इसमें राजनीतिक संगठन पर प्रभाव, कुछ विद्वानों का मत है कि राज्य एवं अन्य राजनीतिक संस्थाओं पर भी प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि पर्यावरण सामान्य जनजीवन के प्रतिकूल होता है तो संबंधित लोग प्राय घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में किसी स्थायी एवं सुदृढ़ राजनीतिक संगठन का विकास नहीं हो पाता। देखो अगर किसी भी इंसान के लिए वहां का जो क्षेत्र है वो उसके प्रतिकूल नहीं है तो क्या है, वो जो है उस स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा और वो जो है बार बार कहीं ना कहीं आने जाने यानी कि घूमने में ही वक्त गुजारता रहेगा। तो जिससे क्या होगा कि जो राजनीतिक संगठन है उसका जो विकास है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके विपरीत जनजीवन के लिए अगर अनुकूल प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिति जो है वो स्थायी एवं सुदृढ़ राजनीतिक संगठनों का विकास सरलता से हो पाता है। अगर वहाँ का प्रतिकूल पर्यावरण है तो वो उन लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा, लेकिन अगर वहाँ का जो पर्यावरण है वो उन इंसानों के लिए अनुकूल है तो वहाँ पर जो है ये राजनीतिक संगठन जो है ये बहुत अच्छे तरह से चल पाएगा। तो सरकार के स्वरूप एवं राज्य के संगठन पर भी किसी न किसी रूप में प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नंबर 4 इसके देखिए आप धार्मिक जीवन पर प्रभाव। हाँ भाई धार्मिक जीवन पर भी कैसे पड़ रहा है प्राकृतिक प्रभाव। देखिए मानव समाज में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। धर्म व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक भी है। धर्म के स्वरूप एवं मान्यताओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विद्वानों का मत है कि पर्यावरण धर्म के विकास एवं स्वरूप को भी प्रभावित करता है। मैक्स मूलर एक विद्वान वे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि धर्म की उत्पत्ति ही प्राकृतिक शक्तियों के भय के परिणाम से होती है। देखो कोई भी धर्म है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो प्राकृतिक शक्तियों के भय के परिणाम स्वरूप ही होती है। जैसे जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकोप एवं आपदाएं अधिक होती हैं उनमें धर्म पर आस्था रखने वाले लोगों की संख्या भी अधिक होती है। मतलब कहीं पर प्राकृतिक प्रकोप यानी कि कोई भी परेशानी हो रही है या फिर कोई आपदाएं आ रही हैं तो इन चीजों के लिए भी वहाँ के जो लोग होते हैं वो फिर धर्म पर कुछ ज्यादा ही आस्था रखना ही शुरू कर देते हैं। तो देखिए इसमें आगे यही कारण है कि प्राचीन धर्म में प्राकृतिक शक्तियों जैसे बादल, वर्षा, अग्नि आदि को जो है देवी देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट स्केच है आपकी जन साहित्य पर प्रभाव। जन जीवन में साहित्य का भी विशेष स्थान होता है। प्राकृतिक पर्यावरण अनेक प्रकार से साहित्य के विकास एवं स्वरूप को भी प्रभावित करता है। अनुकूल एवं अच्छे पर्यावरण में
साहित्य सृजन की दर अधिक पाई जाती है। देखिए जहाँ का पर्यावरण उनके लिए अनुकूल होगा तो वहाँ पर जो है साहित्य सृजन की दर भी बहुत अच्छी पाई जाती है। साहित्य में वर्णित विषय भी जो होते हैं वो पर्यावरण की ही देन होते हैं। जिस प्रकार का पर्यावरण उपलब्ध होगा उसी प्रकार का साहित्य भी रचा जाएगा। यह सभी जानते हैं कि रेगिस्तान का साहित्यकार अपने साहित्य में हरे भरे उपवनों, झरनों आदि का सामान्य रूप से वर्णन नहीं करता, यानी कि जहाँ जिस क्षेत्र में जो प्राकृतिक पर्यावरण जैसा होगा वहाँ के साहित्यकार उसी के अनुरूप अपने साहित्य में उन चीजों का वर्णन करते हैं। वैसे तो है नहीं, रेगिस्तान है, रेतीला इलाका होता है और वहाँ का साहित्यकार हरे भरे उपवनों या फिर झरनों आदि का वर्णन करने लगे तो ऐसा नहीं करेगा। तो क्या है कि उस पर भी जो है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। लास्ट स्केल देखिए, इसमें कलाओं पर प्रभाव। साहित्य के समान ही अन्य सभी ललित कलाओं अर्थात चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य कला आदि पर भी प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। देखो इन चीजों में भी जो कलाकार होते हैं उसके क्षेत्र का यानी कि जहाँ वो रहता है वहाँ का जैसा भी पर्यावरण होगा तो वो उस पर्यावरण के अनुसार ही अपनी जो कलाओं को है इन चीजों में दिखाने की कोशिश करता है। देखिए ये हो गया आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव के पार्ट हो गए हैं यहाँ पर। उसके बाद ये बात आप सबने पढ़ ली है कि प्रत्यक्ष प्रभाव भी हमने बता दिया है कि किस तरह से प्रभावित किया है और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी। लेकिन फिर लास्ट में एक बात आती है कि इन सभी चीजों पर जो है प्राकृतिक पर्यावरण की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो भी चीजें हमने अभी आपको पढ़ाई है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य ने सभ्यता एवं संस्कृति का विकास किया है वैसे वैसे उसने प्राकृतिक शक्तियों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है पहले प्रकृति का दास था परंतु अब स्वामी बनता जा रहा है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण करने की यही प्रक्रिया अब प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दे रही है। यानी कि जितना मनुष्य ने इन चीजों को अपने में नियंत्रित करने की कोशिश की है उसी तरह से अब जो है प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण को जो है वो खुद ब खुद ही जन्म देता जा रहा है। आज का टॉपिक आपका इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका पर्यावरण प्रदूषण के जो मुख्य कारण है वो कल शुरू होगा। थैंक यू।